शुरू करें। कहाँ तक मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिया था? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस तक आई गेस। है ना? इंटरोगेटिव में डब्ल्यू चल रहे थे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे ना, कंसेप्ट तो मैंने बता ही दिया था। यस मैम। है ना? अच्छा, एक दो एग्जांपल दिए थे दोनों के। एक ही तो एग्जाम्पल दिए थे मैंने, ये तो बहुत बुरा हुआ। ठीक है, कोई नहीं, अभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम लोग इसके। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बाद क्या आता है? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बाद गगन को समरी चाहिए, गगन को समरी नहीं चाहिए, मैंने उसको बोल दिया था उस दिन। गगन समरी चाहिए? अब नहीं मांगेगा वो। अब आते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस पे। एक्सक्लामेटरी इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। अब है कि इंपरेटिव सेंटेंसेस को आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करोगे। ठीक है, तो जब एक्टिव पैसिव वॉइस की बात करते हैं ना, तो इंपरेटिव सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। पहला टाइप है आपका विथ ऑब्जेक्ट, दूसरा टाइप है आपका विदाउट ऑब्जेक्ट, और तीसरा टाइप है आपका मोरल सजेशन। विथ ऑब्जेक्ट का मतलब ऐसा है जिसमें, विथ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, मतलब सब नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो, जैसे कि हमने बोल दिया शट द डोर, या फिर हमने बोल दिया ओपन द विंडो। आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, अब इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का 2 तरीका होता है। पहला, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा? लेट द डोर बी शट। ठीक है, लेट द डोर बी शट। सॉरी, इसको आप एक और तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो। या तो आप लिखो यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, जैसा सेंटेंसेस है उसके हिसाब से आप वहां पर वर्ड लिखो। टू शट, टू शट द डोर। तो आप उस तरीके से भी उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंसेस कैन बी चेंज्ड इनटू विथ ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होते हैं, उसको 2 तरीके से आप एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हो। ठीक है, दूसरा है विदाउट ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे लिखा है शट अप या फिर लिखा हुआ है गो अवे, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, You are now muted. You are now unmuted. लिखा है शट अप, गो अवे, तो इसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है,
तो इसको ना आप कभी भी लेट लगा के चेंज नहीं कर सकते। तो ये हमेशा इसी तरीके से चेंज होगा कि यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड टू डू पर्टिकुलर थिंग। जैसे शट अप है तो यू आर ऑर्डर्ड टू शट अप या यू आर इंस्ट्रक्टेड टू शट अप। ठीक है, लास्ट आता है आपका मोरल सजेशन। जैसे कि हमने कहा हेल्प द पुअर, या फिर हमने कहा रेस्पेक्ट द एल्डर्स, तो डेफिनेटली ये मोरल सजेशन है। 12 मिनट्स, नो 8 मिनट्स, रिकॉर्डिंग देखो ना 8 ही मिनट हुआ है अभी। हेल्प द पुअर, तो मोरल सजेशन में ना जब भी सजेशन की बात होती है हम शुड लगाते हैं ना, तो कभी कभी ये इस तरीके से भी दिख जाता है एग्जाम में कि द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ठीक है, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। तो दिस इज द वे इन विच यू कैन चेंज इंपरेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। ये 3 तरीका है। आई होप तीनों तरीका आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आया कि कैसे चेंज होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। कोई ये भी नहीं बोल रहा है क्लियर, कोई ये भी नहीं बोल रहा है डाउट। कुछ तो होगा, या तो समझ में आ गया होगा या तो डाउट होगा। हाँ चलो बोलो। बेटर है। बेटर है। कोई बात नहीं चारू, कोई बात नहीं। लेट द डोर बी ओपन, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। मैम ये टॉपिक बैंक में नहीं है, ये तो टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। स्वप्न मैं समझी नहीं बेटा, अनम्यूट करके बोल लो जो भी कहना चाह रहे हो। मैम मैं कह रहा हूँ ये बैंकिंग में टॉपिक नहीं है क्या ये? बेटा ये बैंकिंग तो में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं बताती हूँ, बैंकिंग में ना वॉइस से आपके ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करो। इसमें ना वॉइस बेस्ड मतलब एरर डिटेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम जो इससे क्वेश्चन आया था, लाइक इट्स लाइक विल बी के साथ कौन सा वर्ब का फॉर्म आएगा, या फिर इसमें ऐसे आ जाता है कि हैज़ के साथ उन्होंने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया हुआ है, लेकिन वो जो सेंटेंस है वो मीनिंग आपका वैसा दे रहा है, मतलब सब्जेक्ट जो वहाँ पर यूज है डैट इज़ नॉट द डूअर ऑफ द एक्शन, वहाँ पर रिसीवर ऑफ द एक्शन को सब्जेक्ट बनाया हुआ है, तो हम वहाँ पर हैज़ बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं ना उस पर बेस्ड एरर डिटेक्शंस आते हैं बैंकिंग में। आपसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे कि आप एक्टिव वॉइस से उसको पैसिव वॉइस में चेंज करो। कंसेप्ट यही है, क्वेश्चन का पैटर्न अलग है बैंकिंग में और एसएससी में। ठीक है स्वप्न, बोलो हाँ ना ओके ठीक है। यस मैम यस। ओके ना एक सेंटेंस है, शट द डोर एंड लीव, चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस। वेरी गुड विशाल।
नहीं, एंड लीव्ड नहीं होगा। ये दो सेंटेंसेस है, ये दो सेंटेंसेस है जो कंजंक्शन से कनेक्टेड है, शट द डोर एंड लीव। दो अलग अलग सेंटेंसेस है जो कंजंक्शन से कनेक्टेड है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को आप इंडिविजुअली चेंज करते हैं। इस पे बेस्ड जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन था ना, तो विशाल का जो आंसर है ना, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि आप इसको लिखोगे, यहाँ पर विथ ऑब्जेक्ट है तो आप विथ ऑब्जेक्ट का कंडीशन लगाओगे कि लेट द डोर बी शट, और उसके बाद लिखा हुआ है लीव, यहाँ पे विदाउट ऑब्जेक्ट है एंड यू आर ऑर्डर्ड टू लीव। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आपको इसी तरीके से चेंज करना है। और जो तुम लोगों ने जो ये क्या इसका नाम है, आदर्श को जो यहाँ पे लीव्ड लग रहा है बेटा, ऐसा होता है कि अगर आप इसको इस तरीके से चेंज करो जैसे बाकी बच्चों ने चेंज किया है कि यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, सॉरी, you are ordered to shut the door and leave। तो बेटा टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, और यहाँ पे हम टू को कंसिडर करते हुए यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं, इसका फॉर्म हम चेंज नहीं करते। ठीक है, दूसरा करो, हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। किसकी? मेरी तो नहीं, मेरी वीडियो तो नहीं अटकी है। आवाज़ नहीं आ रही क्या? डू नॉट के साथ एक्सपेक्टिंग कैसे आ जाता है? सब कुछ खुद लिख दिया है। यू आर एडवाइज टू हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। गलत है, क्योंकि डू नॉट के लिए कुछ तो आएगा, वो मुझे नहीं पता। बेटा डू नॉट के लिए इसको आप दो तरीके से चेंज कर सकते हो, या तो उसको रख दो कि यू आर एडवाइज टू हेल्प अदर बट नॉट टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, या तो ऐसा लिख दो कि यू आर एडवाइज टू हेल्प अदर्स बट फॉरबिडन टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। We should help others, ये तुम्हें कैसे पता चला कि वहां पर we आएगा? मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं अपनी मर्जी से, है ना। others should be helped, बेटा ये अदर्स ऑब्जेक्ट थोड़ी है कि ये पहले आ जाएगा, और तुम लोगों को पहले ही बता दिया कि ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस में इंपरेटिव सेंटेंसेस इस तरीके से चेंज नहीं करते। इंपरेटिव सेंटेंसेस में लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, या फिर आप यू आर एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, इंस्ट्रक्टेड, सजेस्टेड, टू लगाकर आप उसको चेंज करते हैं। तो अदर्स पहले आकर उसको चेंज नहीं करेगा। पता नहीं बेटा, अब इस वजह से वो जो आप लोगों ने बनाया है ना, डू नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न फॉर हेल्पिंग अदर्स, ये सारा गलत है। तो हेल्प अदर्स है तो ये इसी तरीके से बनेगा कि हेल्प अदर्स किस तरीके से बनेगा कि यू आर
क्योंकि ये विदाउट ऑब्जेक्ट है, ये विदाउट ऑब्जेक्ट है, तो ये ऐसे होगा, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प अदर्स बट, नॉट टू भी आप लगा सकते हो और इस नॉट टू को आप फॉरबिडन वर्ड से रिप्लेस भी कर सकते हो, ठीक है। एंड फॉरबिडन टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, ठीक है। थिंक बिफोर यू स्पीक, इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज कैसे करेंगे? थिंक बिफोर यू स्पीक, मैम इसका होगा यू आर एडवाइज टू थिंक बिफोर यू स्पीक। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है, यू आर एडवाइज टू थिंक बिफोर यू स्पीक, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन है, हैव यू ब्रोकन दिस लॉक? विशाल, याद है ये वाला क्वेश्चन? क्या तुमने इसके बारे में कभी पढ़ा है? हैव यू ब्रोकन दिस लॉक? मैम क्वेश्चन मार्क रहेगा क्या लास्ट में? नहीं। नो मैम, नहीं पढ़ा है। हाँ, मैंने क्रैश कोर्स में बताया था एक बार। मैंने उसमें ध्यान ही नहीं दिया था, मेरे को अंग्रेजी उस समय थोड़ा भी नहीं आता था। मैंने ना क्रैश कोर्स में एक बार बताया था ये वाला क्वेश्चन। ये ना एक बार आया था तुम्हारे एग्जाम में दूसरे तरीके से, ऐसे हैव दिस लॉक ब्रोकन, हैव यू, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, हैव यू ब्रोकन दिस लॉक नहीं है, क्वेश्चन इज हैव दिस लॉक, हैव दिस लॉक ब्रोकन, हैव दिस कार पेंटेड ब्लैक, ऐसे करके ना 2-3 क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, तो वहाँ पर मैंने बताया था इसको। इसी वजह से मैंने पूछा, क्या पता तुम्हें याद हो तो तुम ऑप्शन दो बता देते हैं। ऑप्शन से तो पकड़ लोगे, है ना। मैं फिर भी ऑप्शंस दूंगी क्योंकि ये बिना ऑप्शन का ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। तो पहला है ब्रेक दिस लॉ, दूसरा है गेट समवन to break this law, let this lock be broken, have broken this lock. टू, स्वप्निल का 2, आदर्श का 4, गगनदीप का 3 और 4, मतलब 2 चॉइस, क्या बात है। विशाल 2, बाकी नैना, साहिस्ता, दिव्या, चारू क्या होगा? गलत ही तो होगा, आंसर तो करना है ना। जुनैद, कृतिका, सबको आंसर करो। मैक्सिमम वोट B3 को जा रहे हैं। अच्छा, 1 2 3 1 2 3 इक्वल पे चल रहा है, 3 वोट्स। हाँ, 2 को ज़्यादा वोट्स हो गए, 4-3। देवाप्रियो बताओ। 4-3 पे चल रहा है ना।
और ये आदर्श तो आउट ऑफ द ब्लू है ना, उसका तो 4 है आंसर, तो उसको तो काउंट ही नहीं कर रही मैं। चूंकि 4 वोट्स ऑप्शन नंबर 2 को मिले हैं। अच्छा देवप्रिय इज आंसरिंग, तो उसके आंसर का वेट कर लेते हैं पहले। 3 could be, ओके। 2 जीत गया इलेक्शन, नहीं लेकिन देवप्रिय आ गया, वो ना टाई हो गया 4-4 पे। कोई बच्चा सुनैर आंसर करो, किसी को तो जिताओ, नहीं तो मेरा आंसर तो जिताएगा ही, मेरा आंसर टाई ब्रेक करेगा। ये सही है, चारू वाली साइड हूँ मैं, ओके। सो द राइट आंसर इज गेट समवन टू ब्रेक दिस लॉक, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, हैव दिस लॉक ब्रोकन, ये जो सेंटेंस है ना, दिस इज नॉट एट ऑल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड दिस इज ये अच्छा लगा मुझे, लेकिन ऐसा है कि ये आपका एसएससी का प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस है, और इन्होंने दो बारी शायद ऐसा क्वेश्चन दिया है। एक बार आया था हैव दिस लॉक ब्रोकन, और एक बार आया था हैव दिस कार पेंटेड ब्लैक। ठीक है, ठीक है, हैव दिस कार पेंटेड ब्लैक। तो उस सर्कमस्टांसेस में जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो यहाँ पर ये बताने की मतलब इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कंसिडर करते हैं और इसको हम एक्टिव वॉइस में चेंज करते हैं, और हम इसको ना ऐसा मानते हैं, हैव दिस लॉक ब्रोकन बाय समवन। ठीक है, समवन, और इसको ना कंसिडर ऐसे किया जाता है कि वो मतलब आस्किंग के सेंस में, और यहाँ पर ना इसको गेट लगाते हैं और हम लोग बोलते हैं गेट समवन टू ब्रेक दिस लॉ। ये पार्ट आपका इम्परेटिव का ही है, लेकिन यहाँ पर हम सब्जेक्ट लगाकर इससे सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। ठीक है, और जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, हैव मतलब बाय समवन डेफिनेटली लगा हुआ नहीं आएगा, और जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, हैव के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कि गेट समवन वहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा ऑब्जेक्ट में, और वो हमेशा राइट आंसर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो यू विल हैव टू गो विथ इट बिकॉज यू गाइज डोंट हैव एनी चॉइस, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ही नहीं ना, सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं है। किसी को लेकर आओ ताला तुड़वाने के लिए, किसी को लेकर आओ ताला तुड़वाने के लिए, ये बोलना चाहते हैं ये। Shouldn't there be a being to render the question in passive voice? Actually, Devapriya, I haven't framed this question. This question was asked in this manner only in SSC, and this was the first time that everyone was surprised to see these type like get someone wala question, and the answer was also configured by SSC only, and they said there should be get someone to introduce the statement, and that is the reason we are going with it, because इस type के question सिर्फ और सिर्फ SSC CGL में ही आते हैं। Ma'am, Hello. okay, I have understood this, but I'm asking you, I mean, from your point of view, do you think the question is grammatically correct? And keeping aside what SSC thinks. ना you want to say, देखो have this lock, have this lock broken, अगर मैं ऐसा कह रही हूँ ना, तो according to me it should be, there should be a question mark. Okay, according to me there should be a question mark making the sentence into interrogative, as helping verb has been used before subject. Moreover, sometimes we don't do that, and sometimes if we are making inversion form of sentences, so sometimes we don't do this. Then also for me this sentence is considered to be an assertive sentence and an active voice only. But when it changes, when the voice changes, their subject has been introduced, and it changes to get someone to break this lock. There is no usage of have also, but yeah, it is considered by SSC, so we are going through it. That is it.
हेलो एंड हाँ गगन जी, मैम, जब ये पहली बार आया तो मैम सब बच्चों को गलत हो गया, कोई कंसोलेशन मार्क्स मिला क्या किसी को? किसी को नहीं मिलता आपका। अभी रिसेंटली मैं आपका सीपीओ का पेपर चेक कर रही थी। उसमें ना एक क्वेश्चन है, मैंने ना फोरम पे डाला था वो क्वेश्चन। तुम लोगों ने ट्यूसडे का फोरम चेक किया है? उसमें मैंने इंग्लिश का एक क्वेश्चन डाला है सीपीओ से। चेक किया है कि नहीं किया? हाँ ना में जवाब दो। किया है तो वेरी गुड, नहीं किया है तो आज जाके चेक करना। मैंने ना उसमें एक सीपीओ का क्वेश्चन डाला है एंड उसका आंसर, जो करेक्ट आंसर एसएससी के तरफ से दिया गया है, दैट आंसर इज टोटली ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ठीक है, उन्होंने नो एरर आंसर दिया है, बट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द ग्रामर इट शुड बी ऑप्शन नंबर 2। सो समटाइम्स इट हैपन्स, है ना। अब आई डोंट नो उस पर क्लेम हुआ था नहीं हुआ था, आई एम नॉट मच अवेयर ऑफ इट, बट दैट इज़ द पेपर ऑफ एसएससी सीपीओ 2016 से। मैं वैसे सॉल्व कर रही थी क्वेश्चन पेपर, तो रैंडमली मुझे क्वेश्चन दिखा और फिर वो मेरा आंसर गलत हो गया, तो फिर मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा। तो फिर मैंने उसको फोरम पे डाला और मैंने फिर उसके ग्रामेटिकल रूल्स वगैरह सब कुछ चेक किए। तो अकॉर्डिंग टू एसएससी आंसर वाज ऑप्शन नंबर 4, बट अकॉर्डिंग टू ऑल द रूल्स ऑफ ग्रामर्स, जितने भी ग्रामर के रूल्स हैं ना, तुम सारे रूल्स लगा लो, राइट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 2। तो उसको मैंने फोरम पे भी डाला था टू डिस्कस विथ यू गाइज, बट आई डोंट गेस कि तुम लोग अभी फोरम पे रिप्लाई भी करते हो। फिर क्या फ़ायदा होता है डालने का जब वहाँ पे हम लोग डिस्कशन ही नहीं कर सकते। यार इंग्लिश का भी कर लिया करो, मेरे से क्या दुश्मनी है तुम लोगों की। क्लेम हुआ होगा, हाँ सही कह रहे हो, 2016 की भी तो बात है ना। तो कोई बात नहीं ना, रीफ्रेम कर लो ना, या फॉरगॉट पासवर्ड करके रीसेट कर लो पासवर्ड। एक डिस्कशन प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पर हम लोग सारे लोग डिस्कस कर सकते हैं चीज़ों को, तो वहाँ पे डिस्कशन करना चाहिए ना। नो इश्यूज, आई विल एक्सप्लेन। अब मैं क्या ही बोलूँ, दूसरा बना लो। एंड आई सीरियसली रिक्वेस्ट एवरीवन टू काइंडली लॉग इन टू द फोरम, सो दैट कि वैसे जैसे अब मुझे एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी सा क्वेश्चन मिला, मैंने उसको डाला फोरम में, तो हमारा डिस्कशन हो तभी तो कुछ फ़ायदा होगा, वरना क्या फ़ायदा होगा उससे। ठीक है, वैसे मैंने अपने एंड से तुम लोगों को डेफिनेटली आंसर बता दिया। राइट आंसर फॉर दैट शुड बी ऑप्शन नंबर 2। अगर आप लोगों को कुछ उसमें से इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करना हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि मैम आपने ये चीज़ गलत सोची, इस वजह से आपका आंसर गलत हो गया। ये क्वेश्चन ज़रा देखना। Devapriya, I have seen your narration doubts and I have given reply also in the Telegram, on Telegram only. एक बार चेक कर लेना, if you feel to ask something again, you can just message me there only. ठीक है? Yeah, ma'am. I saw that you have given messages, but I couldn't hear them because the class was about to start and I was having lunch. That's why. I'm so No sorry. issues, no issues. You just check it out, and if you feel like that you couldn't understand anything, you can just let me know. I'll explain it again.
मैम आपने सबसे ही सोचा। अच्छा, everyone objected to your proposal and laughed at you. Everyone objected to your proposal and were laughed at you का क्या मतलब है? बाय देम लगाने की जरूरत ही नहीं है, जब एवरीवन वहां पे लगा ही दिया तो एग्जैक्टली ऐसे बनेगा ना। ये देखो, योर प्रपोजल वॉज ऑब्जेक्टेड टू एंड एवरीवन लाफ्ड एट यू। डेफिनेटली दिस सेंटेंस, ये जो पहला पार्ट है सेंटेंस का, इसको पहले कलर चेंज करो, हाँ, कंजंक्शन से कनेक्टेड है। ये सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट, ये सेंटेंस का सेकेंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है, जो सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस एक्टिव में चेंज होगा, एक्टिव वॉइस पैसिव में चेंज होगा। अब यहाँ लिखा है योर प्रपोजल वॉज ऑब्जेक्टेड टू, डेफिनेटली बाय एवरीवन, है ना, जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो हम मेंशन नहीं करते। तो यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट क्या ही यूज होगा? एवरीवन ऑब्जेक्टेड टू योर प्रपोजल। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि एवरीवन ऑब्जेक्टेड टू योर प्रपोजल। एंड को एज इट इज एंड लिख दिया। एवरीवन लाफ्ड एट यू, अब ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है तो यू सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएगा एंड यू। अब लाफ्ड है, सिंपल पास्ट टेंस है, अब यू के साथ हम वर यूज करते हैं तो यहाँ पे वर आ जाएगा, यू वर लाफ्ड एट। बाय एवरीवन हम लिखते नहीं है तो बाय एवरीवन लिखने की जरूरत नहीं है। सो द राइट आंसर विल बी एवरीवन ऑब्जेक्टेड टू योर प्रपोजल एंड यू वर लाफ्ड एट। बस, एवरीवन ऑब्जेक्टेड टू योर प्रपोजल एंड यू वर लाफ्ड एट। क्लियर है? समझ में आया? नहीं विशाल, तुम्हारा गलत नहीं है बेटा, बस यहाँ पे जो तुमने बाय प्लस सब्जेक्ट मेंशन किया ना वो मेंशन करने की जरूरत नहीं थी। बाकी ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, हाँ, हे भगवान। अब दूसरा देखो, लेट एवरीवन बी गिवन अ चांस, चेंज द वॉइस। Let everyone be given a chance. Change the voice. Very good, Vishal. Give everyone a chance. Swapnil, very good, beta. Very good. Well done. Give everyone a chance is absolutely correct answer. Very good. Give everyone a chance. Give everyone a chance is the right answer. ठीक है, अब एक और बनाती हूँ, इसको भी जरा सॉल्व करना है ना। अच्छा क्वेश्चन है। People are raising a hue and cry and are breaking the furniture. People are raising
a hue and cry and are breaking the furniture. हेलो Hmm. मैम, इसका होगा a hue and cry is being raised Hmm. and the furniture is being broken. Hmm. बस by people बस। never लगा तो चलेगा, है ना? यही होगा। यस मैम, नहीं लगा। यस एकदम सही जवाब है। A hue and cry is being raised and the furniture के साथ is आएगा कि are? इज आएगा मैम। Very good. The furniture is being broken. Very good. Options confuse करते हैं ना is और are लगा के। हाँ, फर्नीचर्स होता ही नहीं है बेटा। फर्नीचर इज ऑलवेज फर्नीचर। चेंज द वॉइस। We imported the fur coats from Sweden. Very good. Or last one, they say that people live on distant planets. Come on, they say that people live on distant planets. Is this so difficult to solve? एंड में स्टेट बाय देम जरूर आएगा। कोई ट्राई कर रहा है? मैम मैम पहले पहला वाला बताओ सही है या नहीं। पहला वाला सही है। पहले तो बता दिया था पहला वाला सही है। ट्राई कर रहे हैं देवप्रिया करने हाँ दो। देवप्रिय बताओ। मैम that ma'am, I'll just write, okay? Okay. It is said that. मैम हाँ मैं विशाल। बताऊं। हाँ हाँ एकदम। मैम it is said that
People live on distant planets. Very good. They say changes to it is said and that people live on distant planet. They say that कभी ये भी आता है ना, अरे वो अर्थ के बाहर भी दुनिया बसती है, ऐसा करके भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रही लाइंस, तो उसमें भी ऐसा ही था, इट इज़ सेड दैट पीपल स्टे बियॉन्ड यूनिवर्स करके कुछ एक लाइन था, याद ही नहीं आ रहा, ऐसा भी एक क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। तो दे से डैट करके क्वेश्चंस आते हैं, उसको आप हमेशा ऐसे ही चेंज करते हो कि इट इज़ सेड दैट, ठीक है, और वो वहाँ पे चेंज हो जाता है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, टेंसेस। इट इज सेड दैट देवप्रियो इज मोर कॉमनली यूज्ड, इसी वजह से इज सेड बाय देम हम नहीं बोलते, है ना। दे से दैट को हम चेंज कर देते हैं इट इज सेड बाय देम में, ठीक है। तो वहाँ पर डेफिनेटली हम बाई प्लस सब्जेक्ट मेंशन नहीं करते हैं, तो इट इज सेड दैट से वो फर्दर आगे कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। दे से चेंजेस टू इट इज सेड बाय देम। ओके, तो हमने सारे टेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीख लिया, हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीख लिया, और हमने इंपरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीख लिया। अब हमारे पास जो कंसेप्ट है ना, वो है इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव का, जो कुछ बच्चों को पता है, मतलब गगनदीप को पता है, विशाल को पता है ना, चारू अगर होती तो चारू को पता था, कुछ बच्चों को पता है, जुनैद को पता है, आदर्श को पता है, बट बहुत से यहाँ पर ऐसे बच्चे होंगे जो इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव्स के बीच का डिफरेंस नहीं जानते। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू गाइड देम रिगार्डिंग, मतलब आई रिक्वेस्ट देम लाइक आदर्श, विशाल, गगनदीप टू गाइड अदर पीपल रिगार्डिंग व्हाट इज इन्फिनेटिव एंड व्हाट इज बेयर इन्फिनेटिव, और बस यहीं पे क्लास होगा। इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव्स, नो विशाल डोंट लीव द मीटिंग। इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव उनको थोड़ा सा समझा दो, सो डैट कि वो भी नेक्स्ट क्लास में पढ़कर आएंगे। तो इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव को हम कैसे चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके वॉइस को ख़त्म कर लेंगे। तो कौन बताएगा? गगनदीप तुम बता दो, चलो विशाल को ब्रेक देते हैं, हमेशा विशाल बताता है। हाँ जीडी, माइक ऑन, शुरू। हेलो। बताओ। नहीं याद नहीं है मैम, बोलना मत, बोल मत देना, याद नहीं है मैम। याद तो है मैम, कंसेप्ट तो याद ही है, बता दो सबको, लेकिन पूरा डिटेल याद नहीं है। कोई बात नहीं, जो तुम्हें याद है तुम बताओ, जो भूल गए वो मैं ऐड कर दूंगी। मैम इन्फिनिटिव होते हैं, वैसे तो ये वर्ब होते हैं, बट बिहेव ऐसा करते हैं जैसे नाउन हो। बिल्कुल सही बात है। फिर इसका एग्जांपल आप दे दो मैम, वैसे एग्जांपल ले लो, आई लव टू स्विम। तो बेसिकली इन्फिनेटिव इज व्हाट, 2 + V1। यस मैम। आई लव टू स्विम अगर हम बोलते हैं तो 2 + V1 जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस की तरह बिहेव करता है, और 2 + V1 जो है वो इन्फिनेटिव हो जाता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज बेयर इन्फिनेटिव? बोलो। वो भूल गए। किसी को याद है? दिव्या याद है बेयर इन्फिनेटिव? अभी हाल में मैम? पढ़ा है। हाँ देवप्रिय। Ma'am, if 2 + V1 behaves as a object, why noun is being written there? कहाँ noun is written? I love to swim. I is subject, No. love is verb, to swim is object. No. In the slide, I mean under the infinitive, why noun is See, written? subject of the sentence or object of the sentence can only be a noun or pronoun. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह या तो नाउन बिहेव कर सकता है या तो प्रोनाउन बिहेव कर सकता है, और कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह चेंज नहीं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं करता। जब 2 + V1 ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस की तरह बिहेव कर रहा है ना,
तो डेफिनेटली वहाँ पर इन्फिनेटिव जो है वो अपने नाउन फॉर्म में आया हुआ है। जैसे कि आप जेरंड पढ़ते हो ना कि जेरंड इज व्हाट, मॉडिफिकेशन ऑफ द वर्ब एज अ नाउन। इन अ सिमिलर मैनर इन्फिनेटिव्स जो होते हैं ना, जैसे जेरंड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, तो नॉन फाइनाइट वर्ब आर एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव एंड जेरंड। सो जेरंड बिहेव्स एज अ नाउन, इन्फिनेटिव्स 2 plus V1 also behaves as noun, adjective and adverb. So sometimes it behaves as subject of the sentence, sometimes it behaves as object of the sentence. When they behave as subject or object of the sentence, it is considered as noun. When they behaves as adjective, then definitely they give the quality of a noun, and sometimes they behaves as adverb also, and when they are behaving as adverb, they gives the quality of verb. बट इन पैसिव वॉइस, मतलब वॉइस के रेस्पेक्ट में हमें उतना डीप में नहीं जाना है। वॉइस के रेस्पेक्ट में हमें इन्फिनेटिव को एज अ नाउन ही कंसिडर करना है, और उसके रेस्पेक्ट में वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन व्हेन देयर इज लाइक व्हेन 2 plus V1 इज मेंशन्ड इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस। तो बस वही मैं तुम्हें बताऊंगी। सो बेसिक ऑफ इन्फिनेटिव्स इज इट इज 2 plus V1 विच बिहेव्स एज नाउन, adjective और adverb in different sentences. क्लियर देवप्रियो, समझ आया सबको? बस अब कोई बेयर इन्फिनेटिव और समझा दो, बात खत्म हो जाएगी। यस, बेयर इन्फिनेटिव जो होता है ना वो होता है 2 plus V1 इन्फिनेटिव होता है। बेयर इन्फिनेटिव होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इफ आई से हेल्प हिम टू complete the work. Is this sentence correct? Help him to complete the work. Sentence correct है कि नहीं, कौन बताएगा? बाकी बच्चों बताओ, what do you think? कि जो सेंटेंस मैंने लिखा है कि help him to complete the work, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? हाँ कि ना? ना, नैना को तो सही करेक्ट नहीं लग है रहा मैम, ये है। तो पक्का पता है। क्या? करेक्ट नहीं है मैम, ये तो पक्का पता है, तभी दिया आपने। विशाल सही है? कुछ वर्ड्स लिखवाए थे आपने, पता नहीं कौन अभी कौन से सारे थे, वर्ड्स उसमें बता लिखा दूंगी, था। यहाँ भरे हुए हैं। कोई टिप्पणी नहीं, ओहो वो भूल चुका है इसीलिए वो शांत है। Seems correct, although help him complete the work sounds better. That is true. Help him complete the work is the appropriate one. There are certain words like see, feel, hear, watch, let, make. These are certain words. When these words are used in a sentence, इनको ना हम स्पेशल, हाँ वेरी गुड, सारे सेंस ऑर्गन को छोड़कर हेल्प, लेट, मेक, ये 3 और एक्स्ट्रा वर्ड है, ठीक है। अगर ये वर्ड्स सेंटेंस में यूज्ड हैं, ठीक है, ये स्पेशल वर्ब्स आए हुए हैं, स्पेशल वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट है और उसके बाद आपको इन्फिनेटिव लगाना है, तो वो इन्फिनेटिव हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आता है, वहाँ पे 2 plus V1 नहीं लगता। इन अ सिमिलर मैनर ये जो हेल्प है ये तुम्हारा स्पेशल वर्ब है, हिम जो है ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तो कभी भी टू कंप्लीट द वर्क नहीं आएगा, ये हमेशा वर्ब जब भी ऑब्जेक्ट के बाद आएगा वो हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म में आएगा। और जब कभी भी वर्ब ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा हो और वो अपने फर्स्ट फॉर्म में आ रहा हो तो उस पर्टिकुलर मोमेंट में वो वर्ब आपका बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है, ठीक है। हेल्प हिम कंप्लीट द वर्क, दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, मेक हर
make her wash the clothes. Her grandmother makes her wash the clothes. अब यहाँ पर मेक तुम्हारा स्पेशल वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ये जो तुम्हारा वर्ब यहाँ पर आएगा वो 2+V1 के फॉर्म में नहीं आएगा, वो हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता है। तो ये जो मैं स्पेशल वर्ब बता रही हूँ, ये स्पेशल वर्ब कौन कौन से हैं? ये स्पेशल वर्ब है तुम्हारा मेक, ये स्पेशल वर्ब है तुम्हारा हेल्प, ये स्पेशल वर्ब है तुम्हारा लेट, ये है आपका फील, ये है आपका सी, ये है आपका वॉच, ये है आपका हियर। ठीक है, ये है बेसिक वर्ड। ये आप रिटन द लिस्ट ऑफ द वर्ड्स, इससे ज़्यादा आपको जानना ही नहीं है बेटा। फील, सी, वॉच, हियर से आपके मतलब एग्जामिनेशन में और वेयर इन्फिनिटिव्स वॉइस में क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। तो आपके लिए वॉइस पर्सपेक्टिव से जो वेयर इन्फिनिटिव्स वर्ड इम्पॉर्टेंट है ना, दैट इज़ मेक, हेल्प एंड लेट। मेक, हेल्प, लेट, और इसमें एक और वर्ड है दैट इज़ बिड। बिड, बिडन होता है ना, ये ऐसे हाथ हिलाना, बेडिंग। हाँ, तो ये वर्ड्स हैं बेसिकली आपके, और आपको इसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। अब आपने क्या करना है, घर जाना है, एक बार इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव को पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। बेयर इन्फिनिटिव जब क्लियर हो जाएगा तो मैं बताऊंगी कि उसको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करो। बात समझ में आ गई? विशाल जो सेंस थिंग कह रहा था ना देवप्रिय, इट्स जस्ट कि मैंने उन लोगों को ना याद करने का तरीका बताया था, क्योंकि कई सारे वर्ड्स हो जाते हैं ना, तो इतने वर्ड्स उन लोगों को याद नहीं रहते। फील क्या है? आपका स्किन सेंस ऑर्गन का फीचर है। सी क्या है? आई सेंस ऑर्गन का फीचर है। वॉच क्या है? सेंस ऑर्गन का फीचर है। हियर क्या है? सेंस ऑर्गन का फीचर है। तो मैंने कहा जितने भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं उसके अलावा 3 वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट, दैट इज मेक, हेल्प एंड लेट। तो इसमें आपका काम बन जाता है। तो उसने उस तरीके से उस चीज़ को लर्न कर रखा है, बस इस वजह से वो कह रहा था, है ना, और कुछ नहीं है उसमें। वो मैं आपको भी बताऊंगी जब हम लोग ये बेयर इन्फिनिटिव डिटेल में पढ़ रहे होंगे। गॉट इट? कोई डाउट है किसी को? Ma'am, 1 minute is left, so can you please quickly go to that slide and just quickly explain? या गाइज, अभी आप लोग जिसको भी जाना है आप लोग जा सकते हो। मैं 2 मिनट देवप्रिय को वो इम्परेटिव सेंटेंसेस वाला स्लाइड समझा देती हूँ। सी देवप्रिय, इम्परेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ना, व्हेन वी टॉक अबाउट इम्परेटिव सेंटेंसेस इन वॉइस, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ओके, फर्स्ट इज विथ ऑब्जेक्ट। जब हम लिख रहे हैं पास द बुक, यहाँ पे द बुक ऑब्जेक्ट आया हुआ है ना, तो इसको हम 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं। या तो हम लेट लगाकर बनाएं, तो जब हम लेट लगाकर बनाते हैं तो जो हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का 3rd फॉर्म, ठीक है। सो इन दिस मैनर यू कैन चेंज। मोर ओवर आप इसको इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं कि यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबिडन, सजेस्टेड, जो भी एसेंस आपका सेंटेंस दे रहा है उसके हिसाब से आप यहाँ पे इम्पेरेटिव वर्ड को यूज़ करिए। उसके बाद 2+V1 ऑब्जेक्ट। तो विथ ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस को चेंज करने का 2 मेथड होता है, एक तो लेट लगा के या फिर यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड लगाकर। वहाँ पर हमेशा जो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आता है ना, वो हमेशा यू आता है। यू के अलावा और आप कोई भी और सब्जेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा जो आपका पैटर्न होता है इम्परेटिव सेंटेंसेस का, दैट इज विदाउट ऑब्जेक्ट, ठीक है। विदाउट ऑब्जेक्ट मतलब कोई ऑब्जेक्ट वहाँ पे नहीं होगा। जैसे हमने बोला गो अवे, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मैंने कहा शट अप, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं। मैंने कहा गेट लॉस्ट, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसको चेंज करने का जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज ओनली दिस, यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबिडन, सजेस्टेड। इसको आप कभी भी लेट लगाकर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये कभी भी लेट लगाकर चेंज नहीं होगा। तो इट विल बी यू आर ऑर्डर्ड टू गेट लॉस्ट। तो इसको आप सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से चेंज कर सकते हो। एंड द लास्ट
लास्ट वन इज योर मोरल सजेशन। तो मोरल सजेशन जब भी होता है ना, तो हम वहाँ पर शुड बी लगाते हैं। जैसे हेल्प द पुअर था, तो द पुअर शुड बी हेल्प। रिस्पेक्ट द एल्डर है, तो द एल्डर शुड बी रिस्पेक्टेड। ठीक है, तो दीज आर द 3 मेथड्स जिससे आपके क्वेश्चंस आते हैं और आप उनको इन तरीके से चेंज करते हैं, एक विथ ऑब्जेक्ट, एक विदाउट ऑब्जेक्ट और एक आपका मोरल सजेशन। मैंने इंट्रोड्यूस इंपरेटिव सेंटेंसेस में बस यही किया है। धीरे धीरे करके जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें क्लैरिटी आती है ज़्यादा। Okay, okay. Ma'am, ओके, ma'am, okay. Ma'am, just one question. In the first one, where with object, so there are 2 types, like let. I mean, we can start from let and you are. So Ordered. to avoid, so that if suppose I don't get the feel of the sentence correctly, so to avoid that, I can always plug in let to get the correct. definitely you can do that. Moreover, whenever you solve this, whenever you solve these questions from examination point of view, always there will be options, and definitely you will have to go through the options only. Whatever form is present in the options, you will have to agree with that only. Okay, yeah. Yeah? Thank you so much, ma'am. Yeah, okay, bye bye, take care. Bye, ma'am.